बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक में ये अपना किरदार अदा करने वाला है स्टूडेंट। तो ये बात अपने ध्यान में बिठा लें, ज़हन में बिठा लें, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से ये किसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको हर बात पता होनी चाहिए। उसके बाद इस वीडियो में फायदा ये है कि मैं आपको आगे जो आने वाले टॉपिक्स है जिनमें हम रिजोल्यूशन को अप्लाई करेंगे उनमें से कुछ टॉपिक्स को मैं सिलेक्ट करूंगा आज इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद, और इस टॉपिक को समझने के बाद हम उन तीनों टॉपिक्स आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हो उनके में से कुछ तीन ले लूंगा मैं और उनके ऊपर हम रिजोल्यूशन को अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से रिजोल्यूशन होती है, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिजोल्यूशन होती कैसे, प्रॉपर तरीके से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गौर कर लेते हैं इस रिजोल्यूशन के ऊपर। स्टूडेंट रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड करना, तोड़ना। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, इसका मतलब वेक्टर को तोड़ना। किसमें तोड़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें आज समझनी है। तो पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे उसमें। तो यहां पे सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो मैंने हेडिंग लिखी है, मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सब समझेंगे क्या है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखूंगा समझाने के बाद। अब उसने एक बात याद रखिएगा, जब ये पेपर में सवाल आएगा तो आपको यह हेडिंग डालने के बाद कुछ पैराग्राफ भी लिखना होगा। सही है, वो कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता दूंगा और आपको मैं यहाँ तस्वीर शो करवा दूंगा जिसमें आपको प्रॉपर पैराग्राफ लिखा हुआ नजर आएगा। वही आपको एज इट इज अगर ये पेपर में आता है तो वही लिख देना है, और कैसे याद करना है वो मैं आपको सब बताता हूँ। तो आए जरा समझते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे लेकिन समझने के बाद। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले स्टूडेंट आप बना लें कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बना लें, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। चले भाई, यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट ये जो पॉइंट है, इस ओरिजिन वाले पॉइंट को हम कह देंगे ओ, पॉइंट ओ। दिस इज आवर पॉइंट ओ। यहां का एक पॉइंट है, यहां का एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ए पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ए पॉइंट। अब हो क्या रहा है, अब आपको पता है इस ए पॉइंट की पोजीशन बतानी, ए पॉइंट की पोजीशन बतानी। कौन बताएगा, पोजीशन वेक्टर बताएगा। तो यहां से एक ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जो ए पॉइंट की पोजीशन बताएगा, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया, उसको बता रहा है दिस इज रिप्रेजेंट द वेक्टर वी। हमने अज्यूम कर लिया दिस इज अ वेक्टर वी। ये जो वेक्टर वी है, ये जो वेक्टर वी है, ये एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि याद रखिएगा एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। अब इसको लिखना कैसे, तो आप क्या लिखेंगे, कंसीडर अ वेक्टर वी एक्टिंग एट पॉइंट ए, और आप लिखेंगे वेक्टर वी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट ओ ए। सही है, और मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप आगे क्या करेंगे, हाथ क्या लिखते जाए, बनाते जाए, लिखते जाए। अब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप, आप ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां हिट किया, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी। तो अब हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट इज ए बी। आगे सुनिएगा स्टूडेंट, अब अब हम ये मान लेंगे कि ये जो हमारे पास OB है और ये जो AB है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स को। तो ये हम कह देंगे दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहां पर जो OB है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज OB वेक्टर, क्या है, OB वेक्टर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड AB वेक्टर इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल। ये लिख देंगे बेहतरीन तरीके से। आई होप यहां तक की बात तो आपको एकदम क्लियर है। ये लिखना है आपको, पता है कितना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं उसमें। और भी एक और लाइन होगी वो देख लीजिएगा, बाकी इतना बहुत है, बहुत है। आगे जरा देखिएगा उसमें, हम यहाँ पे
ओबी वाले वेक्टर को, अब आगे क्या लिख देंगे, ओबी वाले वेक्टर को हम कहेंगे, ओबी वेक्टर को हम कहेंगे दिस इज अ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी, एंड ये जो ए बी वेक्टर है इसको हम कहेंगे दिस इज अ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यहां तक की बात क्लियर है एकदम बेहतरीन तरीके से। अभी तो गेम शुरू हुआ है स्टूडेंट, अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी मैं आपको फील दिलाऊंगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ इस हद तक बात की कि आप लिखेंगे कैसे। और याद रखिएगा मैं आपको एक और बात बता दूं, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, दो तरीके होते हैं। या तो सिर्फ आप Vx लिख दें, ये भी मैग्नीट्यूड बताएगा, और अगर आप ऐसा चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं Vx, इसके ऊपर एरो लगाया और दोनों तरफ बार लगा दिया। ये दोनों ही किसकी रिप्रेजेंटेशन है, दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी मर्जी, आप ऐसा लिखेंगे जब भी मैग्नीट्यूड है, आप ऐसे लिखेंगे जब भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये वेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए, वरना बड़ी कंफ्यूजन होगी। चले भाई यहां तक की बात क्लियर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं स्टूडेंट, ये तो मेरी हद तक होगा कि आप पेपर में लिखेंगे कैसे। अब सुनिएगा, अब मैं सब कुछ छोड़ दें, अब सारा ध्यान यहां लगाइएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं, सुनिएगा, हम यहां पे करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इस वेक्टर v को हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो वेक्टर के कंपोनेंट आपको मिले, एक vx और एक vy, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, जब भी हम कभी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसके हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। कितने कंपोनेंट मिलेंगे, दो, और दो कंपोनेंट जो मिलेंगे उन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल होगा 90 डिग्री। तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों कंपोनेंट है इनको कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या कह सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जिस वजह से इनको कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसके, वेक्टर v के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, याद रखिएगा जहां भी शन आता है ना, शन वहां मतलब होता है प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है, सही है। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, इस तरीके से मैनी प्रोसेस आप देखेंगे। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच वेक्टर इज रिजॉल्व्ड, वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दिस इज अ सिंपल एंड इजी डेफिनेशन ऑफ अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, क्या लिखेंगे, अ प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें इन विच वेक्टर इज रिजॉल्व्ड into its rectangular components, आई होप कि ये डेफिनेशन आपको अब रट जानी चाहिए। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, उसे आपको भूलना नहीं है। अ प्रोसेस इन विच वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आई होप यहां तक की बात करिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है स्टूडेंट, अब हम जानना चाहते हैं, हमने वेक्टर को v को रिजॉल्व कर दिया उसके कंपोनेंट्स में, अब हम जानना चाहते हैं कि इसके x कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके y कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। और एक और बात, जब हम कभी भी किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं तो हमने उसको तोड़ दिया ना, अब हम इसको नहीं, अब इसके कंपोनेंट्स पे गौर करेंगे, ना पे इस पे। अब हमें क्या करना, सुनिएगा, हमें vx निकालना है और हमें vy निकालना है। तो आइए जरा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर, आप खुद देखें ना, आप खुद देखें, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल OAB। तो जरा देखिएगा, आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB। तो जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, गौर फरमाइएगा स्टूडेंट। चले आए जरा देखें, अभी हम फिलहाल x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ये आ गया हमारा vx। अब सुनते ही आइएगा, याद रखिएगा, जो ये वीडियो पूरी नहीं देखेगा ना वो बेचारा परेशान रहेगा, क्योंकि मैं इसके बाद ऐसी बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी से क्लियर ये बात कर रहा हूं कि आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सर
सर आपके जहन में आ रहा होगा सर आपने एक्स कंपोनेंट इसको इसलिए कहा होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, और इसको वाई कंपोनेंट इसलिए कहा होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे पैर पर वर्टिकल है। नहीं स्टूडेंट, इसके पीछे एक रीजन है, प्योर रीजन है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसको डिस्कस करने के बाद। ये जो आपकी बुक में जैसा दिया हुआ ना, अभी तो फिलहाल मैं वैसा ही डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्लियर है? और लाजमी प्रूव भी करूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल मैं अभी आपकी उतनी बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल सीधा सीधा बात कर रहा हूं जो आपकी बुक में, लेकिन जरूरी नहीं है, कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल इसको देखते हुए चले। यहां पे हमारे पास स्टूडेंट हमें अभी Vx की वैल्यू चाहिए, सुनते जाइएगा, अभी हमें Vx की वैल्यू चाहिए। ये ट्राइंगल, अब देखें आपको पता होगा एंगल के सामने हमेशा कौन होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन होता है? हाइपोटेन्यूस। और बाकी जो बचता है दैट इज बेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी हमारे को इस ट्राइंगल के अंदर एक तो बी चाहिए, बेस चाहिए, क्योंकि हमें Vx निकालना है, और दूसरा आप लेंगे हाइपोटेन्यूस को, इसको नहीं लेगा क्योंकि अभी हम इसका जिक्र नहीं कर रहे। तो अभी हमें बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो हमने जब हम राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते हैं तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से? एक आता है साइन, साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। दूसरा आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर। और तीसरा आता है टेन थीटा दैट इज टेंट प्रिंट ब्लैक। चले भाई, इन तीनों में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी इस्तेमाल करने जा रहा हूं? तो ये कौन बताएगा? ये हमें ये बताएगा। अभी हमें लेना देना किससे? अभी हमें बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूस चाहिए। अब चेक करें ये दोनों कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएंगे। तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा, कॉस थीटा में बेस भी है, कॉस थीटा में हाइपोटेन्यूस भी है, तो यहां पे हम यूज करेंगे किसको? कॉस थीटा को। और हम जानते हैं जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है, यहां लिख दीजिएगा, बिकॉज कॉस थीटा बराबर होता है किसके? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। चलें भाई, बेहतरीन हो गया। अब बेस, बेस कौन है? ओबी। बेस कौन है? ओबी, तो ये आ गया ओबी। और हाइपोटेन्यूस कौन है? ओए, ओए। और ये लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे लगा देंगे एरो। चले भाई आगे जरा चेक करें स्टूडेंट, आगे जरा चेक करें। ओबी जो है क्या वो Vx नहीं है? क्योंकि ओबी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? जो ये ओबी लाइन सेगमेंट है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये तो रिप्रेजेंट कर रही है Vx वाले वेक्टर को। और यहां पर सुनिएगा, क्योंकि हमारा लेना देना लेंथ से होता है, लेंथ से होता है। सुनिएगा, लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ना के वेक्टर। तो यहां पे लेंथ आएंगी ना के वेक्टर। तो मैं यहां पे Vx वेक्टर नहीं लिखूंगा, इस वेक्टर की लेंथ लिखूंगा, और इस वेक्टर की लेंथ इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा इस वेक्टर की लेंथ, और इस वेक्टर की लेंथ को कैसे लिखते हैं? सिर्फ आप लिख दें या तो Vx, या तो सिर्फ Vx लिख दें, या तो फिर आपकी मर्जी है दोनों तरफ बार लगा के ऊपर एरो लगा दें। उसके बाद हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन है? वेक्टर v। हम यहाँ पे सिर्फ लेंथ से लेना देना है तो सिर्फ लिखूंगा v। चले भाई, हमें चाहिए Vx, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए Vx। चले भाई, तो यहाँ पे ये v डिवाइड हो रहा है, वहां जाके cos थीटा से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहां से हमें पता चला कि v जो है ना Vx, ये बराबर हो गया v cos थीटा के। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, बेहतरीन तरीके। चले भाई, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। चले, अब हमें क्या निकालना है? Vx तो पता चल गया, बहुत खुश है हम लोग। अब हमें निकालना है Vy। अब आए जरा वही चीज, अब हमारा लेना देना Vy से और हाइपोटेन्यूस से, इसको भूल जाए। अब Vy क्या है? असल में परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा? आप बोलेंगे सर साइन थीटा, तो यहाँ पे लगाएंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल अभी भी वही है, OAB। चले भाई, बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पर, अब सुनिएगा, अब यहाँ पे सुनिएगा, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और काम करिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिएगा AOB, AOB। चले, अच्छा लगता है ना इसलिए लिख रहा हूँ। चले भाई, तो यहाँ लिख दीजिएगा AOB। चले भाई आगे देखें। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा को, इसको लगाएंगे साइन थीटा को।
तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर कौन है? AB लाइन सेगमेंट, दिस इज परपेंडिकुलर। और उसके बाद हमारा हाइपोटेन्यूज कौन है? OA, ये आ गया OA। AB लाइन सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? VY। लेंथ से लेना देना है तो सिर्फ VY लगाएंगे, वेक्टर नहीं बनाइएगा। और हाइपोटेन्यूज कौन है? सिर्फ V बनाएंगे, वेक्टर नहीं बनाइएगा। तो यहां से हम VY निकालेंगे, तो VY निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ V डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा VY इज इक्वल टू V साइन थीटा। और यहां से हमने VY की वैल्यू भी निकाल ली। स्टूडेंट कितना प्यारा काम किया हमने, है ना? बहुत बेहतरीन हो गया। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर। आखिरी काम डायरेक्शन। स्टूडेंट जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालने। वैसे इस टॉपिक से इसका लेना देना नहीं, मुझे नहीं पता क्यों है। अब फिलहाल आपको सिखा रहे हैं तो मैं भी सिखा देता हूं। देखो स्टूडेंट, यहां पे इन ट्रायंगल AOB। चले भाई, अब ध्यान से सुनिएगा। यहां हम यूज करेंगे किसको? tan थीटा। क्यों यूज करेंगे मैं बताता हूं, या अभी बताता हूं, सब्र कर। तो tan थीटा बराबर होता है किसके? टिल्ट प्रिंट ब्लैक के बराबर होता है। सुनिएगा जरा बहुत ध्यान से। अब यहां पे हमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, हम ये क्यों ले रहे हैं? इस वजह से ले रहे हैं ताकि हम रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल निकालेंगे उसके x और y कंपोनेंट की मदद से, x और y कंपोनेंट की मदद से। समझ में आ रही है? तो हम लोग हमेशा किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जब निकालते हैं उसके कंपोनेंट से ही निकालेंगे। तो उसके कंपोनेंट्स कौन आ रहे? एक Vy और एक Vx। अब Vy परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का और Vx इस ट्रायंगल की बेस। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हो तो वो तो सिर्फ tan थीटा होता है। आगे सुनिएगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर कौन है? Vy। परपेंडिकुलर कौन है? Vy। बेस कौन है? Vx। लेंथ की बात कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ थीटा चाहिए, तो थीटा चाहिए तो क्या होगा? tan को उधर भेज देंगे, तो बन जाएगा tan इनवर्स Vy डिवाइडेड बाय Vx। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। अब वो बात करने जा रहा हूं, देख लूं कि सब कुछ सही नजर आ रहा है बेहतरीन तरीके से। चले भाई, बेहतरीन। अब वक्त आया स्टूडेंट कि मैं अपनी बात रखूं। कौन सी बात? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या ये जरूरी है कि हमेशा x कंपोनेंट x एक्सिस पे बनेगा या सिर्फ y कंपोनेंट y एक्सिस पे? तो नहीं स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है। तो फिर सर ऐसा कोई केस तो बताएं जिसमें ऐसा ना होता हो। तो बिल्कुल उसने टेंशन क्यों लेना है, बताता हूं, प्रूफ भी करता हूं, बाकायदा, टेंशन नहीं लेनी आपको। ये काम अब जो मैं करूंगा ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है स्टूडेंट, आपको सिर्फ यहीं तक करना है। मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, तो मैं इसकी वजह आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं डायग्राम में थोड़ा सा रद्दो-बदल करने जा रहा हूं। क्या ये मैं देख लूं कि मैं इस बोर्ड पे आपको नजर आ भी रहा है क्लियर? चले भाई, इतना तो नजर आ रहा है, काम हो जाएगा। यहां देखिए सुनिए, डायग्राम चेंज करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आ गया हमारे पास वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आ गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये होते क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, ये तो मैं बताने ही भूल गया। स्टूडेंट एक्स एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, सही है। और जो वर्टिकली होता है दिस इज द वाई एक्सिस, और एक और एक्सिस भी होता है दैट इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे होता है? ऐसे बाहर की तरफ। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। सुनिएगा स्टूडेंट, होगा क्या? वही वेक्टर हमारे पास अभी भी क्या है? वही वेक्टर है OA, जैसे द V वेक्टर। फिलहाल मैं भी प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा, समझ लें बस। अब वेक्टर V है ना, ये वेक्टर V। अब इसने सोचा कि मैं एंगल एक्स एक्सिस से नहीं बना रहा, मेरा दिल नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने बोला मैं अब एंगल बनाऊंगा तो सही, लेकिन अब एंगल बनाऊंगा वाई एक्सिस से। किससे बनाएगा भाईजान? इसका दिल हुआ कि अब ये एंगल बनाएगा वाई एक्सिस से। हमने बोला कोई मसले वाली बात, बना ले भाई, तू खुश हो जा। अब एंगल इसके साथ बना लिया, बहुत बेहतरीन बात। अब सुनिएगा स्टूडेंट, अब हमारा दिल क्या है? हमारा दिल है कि हम इसको रिजॉल्व करें। हम क्या करें? इसको रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट्स में। आए जरा करते हैं।
अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये देखिएगा जरा, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सही है। अब यहां से लेके ये देखिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एक वेक्टर आ जाएगा और ये एक वेक्टर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए सॉरी, यहां से देखिएगा, इस पॉइंट से देखिए, चले भाई। अब क्या होगा, देखें ये हमारे पास वेक्टर आ गया, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, ये बन गए डायग्राम, कोई मसला यहां तक इंशाल्लाह नहीं होगा। अब होगा क्या, वही वाली डायग्राम है स्टूडेंट, फर्क सिर्फ क्या है, फर्क इतना है, मैं आपको यहां से भी बताता हूं। जैसी डायग्राम यहां की थी, ये वेक्टर भी है, इसको रिजॉल्व करें, सेम डायग्राम बनेगी। ये देखें, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा क्या बना, एक्स कंपोनेंट, और ये हमारा क्या बना, वाई कंपोनेंट। ऐसे कह रहा था, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर कंपोनेंट नहीं लगाऊंगा, इसको मैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट नहीं कहूंगा, अभी नहीं कह सकता, अभी नहीं कह सकता। Vx में उस कंपोनेंट को कहूंगा, सुनिएगा बात बहुत ध्यान से, मैं Vx उस कंपोनेंट को कहूंगा जिसके साथ cos थीटा आएगा, और y कंपोनेंट में उसको कहूंगा जिसके साथ sin थीटा आएगा। सुनते जाइएगा बात को, कोई मुश्किल बात नहीं, बस समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें। आगे देखें, वही चीज है। अब देखें, अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है। अब हम क्या करते हैं, पहले cos थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, cos थीटा। तो यहां पे cos थीटा किसके बराबर होता है, करली ब्राउन हेयर के बराबर होता है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को आप लोगों को। अब देखो उसने, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या सिखाया, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने कौन होता है, हाइपोटेन्यूस, और बाकी जो बचा दैट इज बेस, दैट इज बेस। बहुत ध्यान से सुनिए कहानी आपको। अब जरा सुनिएगा, अभी मैं इसको फिलहाल के लिए Vx मान लेता हूँ, Vx मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए समझ ले बस, फिलहाल के लिए इसको Vx और इसको Vy, इससे डिफरेंशिएट करवाना चाहता हूँ। देखिए तरीका, अब इस एंगल के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, हमें क्या चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूस। बेस ये रही, जब ये Vy है तो ये भी क्या होगा, सेम ही है Vy, तो इसकी बेस क्या हो गई, इसकी बेस हो गई Vy, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Vy। उसके बाद हाइपोटेन्यूस कौन है, V, तो ये आ जाएगा हमारे पास V, और यहां से Vy किसके बराबर आ जाएगा, Vy बराबर आ जाएगा V cos थीटा के, Vy बराबर आ जाएगा किसके, V cos थीटा के। इसी तरीके से अब जरा sin थीटा लगाएं, जरा sin थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है Vx, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर की जगह पर Vx, और हाइपोटेन्यूस कौन है, दैट इज V, तो Vx किसके बराबर आ जाएगा, V को उधर भेज देंगे तो V sin थीटा के बराबर आ जाएगा। चले भाई यहां पे जरा गौर फरमा लें उसने। अब देखिए हो क्या रहा है, मैंने आपको जैसा कि बताया था, हम x कंपोनेंट उसको कहेंगे जिसके साथ cos थीटा आएगा। अब तो यहां तो सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम, फर्क किसका है, आप बोलेंगे सर ये जो डायग्राम है और ये जो डायग्राम, इसमें फर्क पता है क्या है, फर्क ये है कि यहां पे एंगल बन रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और इस डायग्राम में बन रहा है एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। तो हमें एक बात समझ में आई, हमें एक बात समझ में आई, जब एंगल एक्स इस वाली लाइन से बन रहा था, इस वाली लाइन से बन रहा था, तो फिर इस वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इसके साथ आ गया, और अब जब एंगल इस वर्टिकल लाइन के साथ बन रहा है, तो अब जो इसका x कंपोनेंट है वो अब Vy, देखें जरा Vy क्या बन गया, V cos। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात आपके अगर समझ में नहीं आई तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे कि आप हमेशा यही समझते रहेंगे x एक्सिस वाले के साथ cos थीटा आता है, y वाले एक्सिस के साथ sin थीटा, और ये बात बहुत गलत है स्टूडेंट, बहुत गलत है। आपको इससे नहीं बताना है एक्स कंपोनेंट कहां होगा, आपको बताएगा कौन, कहां पे एक्स कंपोनेंट होगा, जिसके साथ एंगल बनेगा, जिसके साथ एंगल बनेगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, और दूसरा वाला वाई। इस केस में एंगल इसके साथ बन रहा है बेस के साथ, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। तो इससे हमें यह सीखने को मिल गई बात कि जिसके साथ एंगल बनता है वहां उसका x कंपोनेंट होगा, भले ही वो y एक्सिस ही क्यों ना हो, y एक्सिस ही क्यों ना हो। इस केस में आप देख सकते हैं है y एक्सिस,
लेकिन आ कौन रहा है cos थीटा, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स को एक्सिस, लेकिन आ कौन सा फंक्शन है, साइन। तो ये आप इस तरीके से डिसाइड मत करिएगा, एंगल जिसके साथ बनेगा वहां पर उसका एक्स कंपोनेंट आएगा। आई होप ये जो बात थी मुझे लाजमी आप लोगों को बतानी थी, इंशाल्लाह ये क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको प्रूव भी करके बताई हर चीज, इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बताना चाहता हूं, और उसके बाद फिर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के, मैंने जैसा कि आपको पता है वीडियो के स्टार्ट, इसको हम अप्लाई करेंगे 2 से 3 आगे आने वाले टॉपिक के ऊपर। तो आए जरा इसको अप्लाई भी करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताना है। सो यहां पर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट। पहला पॉइंट है, अगर कोई वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, सिर्फ एक्स एक्सिस में है, तो याद रखिएगा उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा। एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है, सही है ना। एक वेक्टर है जो सिर्फ है ही एक्स एक्सिस में, जो सिर्फ है ही एक्स एक्सिस में, तो बताएं जब ये है ही एक्स एक्सिस में तो इसका वाई कंपोनेंट कहाँ है ही नहीं, होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा अगर कोई वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस में है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है। आगे देखें, इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में है, सिर्फ वाई एक्सिस में, तो उसके पास एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ ए वाई, वाई कंपोनेंट ही है, वाई एक्सिस में है। तो यहाँ पे इफ अ वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, तो याद रखिएगा उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। तो फिर सर कंपोनेंट किसके बनते हैं, याद रखिएगा कंपोनेंट उस वेक्टर के बनते हैं जो किसी एंगल पे होगा, जो किसी एंगल बनाएगा। तो एंगल बनाएगा तो उसके पास एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब स्टूडेंट तीसरा मेन पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो कहना चाहता है, पेपर में एमसीक्यू भी आता है, तो बताओ ए एक्स और ए वाई, एक्स कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, क्या है ये ए वेक्टर है, और ये एक एंगल बना रहा है थीटा। हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट्स के अंदर, इसको रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ज्वाइन हुए, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया इसके कंपोनेंट। ये आ गया ए एक्स और ये आ गया ए वाई, एंगल इसके साथ बना हुआ था एक्स कंपोनेंट। अब पेपर में एमसीक्यू बोलता है कि बताओ ए एक्स और ए वाई कौन सा ऐसा एंगल है जिसके बराबर होंगे। हमने बोला कि ए एक्स, जरा देखिएगा, ए एक्स का मतलब होता है ए कॉस थीटा और ए वाई का मतलब होता है ए साइन थीटा। ए से ए कट गया तो बचा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। और आपको तो पता है, आपको तो पता है, यहां जरा चेक करिएगा, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई और हमारे क्या होगा, डिवाइड, तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, tan थीटा के, हमें तो थीटा चाहिए, तो थीटा किसके बराबर होगा, tan को उधर भेज देंगे तो tan इनवर्स 1 के, और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे। ये इतनी लंबी पंचायत करने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी होना चाहिए कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 45 की वैल्यू याद रखें 1 डिवाइडेड बाय √2, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1 डिवाइडेड बाय √2। तो जब दोनों की वैल्यू बराबर है, कौन से एंगल पे, 45 पे, तो जब दोनों एंगल की वैल्यू बराबर होगी कौन से एंगल, 45 पे, तो यहाँ पे एमसीक्यू का करेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री। तो ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमेशा बराबर होता है। आई होप ये बात भी आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी, बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। चले भाई, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो का एंड करते हैं जल्दी से। 2 टॉपिक है जो आप आगे पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक में रेजोल्यूशन होगी, फिलहाल के लिए 2 बहुत है, एक इंक्लाइन प्लेन है और एक है सिंपल पेंडुलम। पहले हम बात करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा सिर्फ मकसद है इसकी रिजोल्यूशन देखना। तो भाई देखें, एक हमारा इंक्लाइन प्लेन है, जमीन से एक एंगल थीटा बना रहा है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका वेट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मैं चाहता हूं इसको रिजोल्व करो, कैसे करूंगा, याद रखिएगा आपको जो 2 कंपोनेंट्स बनाने होंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो देखिएगा, एक मैंने ये लाइन बनाई
और एक मैंने ये लाइन बनाई। अब ये दोनों कंपोनेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब अपनी मर्जी से कोई एंगल मत बना दीजिएगा। आपका दिल चाह रहा है आपने एंगल यहां बना दिया, आपका दिल चाह रहा है आपने एंगल यहां बना दिया। स्टूडेंट मर्जी वर्दी नहीं चलती यहां पर, मर्जी वर्दी नहीं चलती यहां पर। एंगल जो यहां बना हुआ है जरा चेक करिएगा, हमने क्या किया, एक लाइन बनाई, एक लाइन बनाई इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस लाइन से एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ करी। याद रखिएगा इन दोनों के दरमियान भी एक एंगल बनेगा, दैट विल बी थीटा, दैट विल बी थीटा। क्यों? हमें ज्योमेट्री कहती है अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो उनके दरमियान भी एंगल थीटा ही होगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब सुनिएगा स्टूडेंट, और आपको पता है जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जब एंगल यहां का थीटा बनता है तो यहां का भी एंगल क्या बनता है? थीटा। तो यहां जब ये एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, सही है, तो यहां इसके दरमियान एंगल थीटा है तो इसके दरमियान भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। और जिस एंगल के जिस लाइन के साथ एंगल बनता है ना स्टूडेंट, वहां उसका कौन सा कंपोनेंट आता है? एक्स कंपोनेंट। तो जिस तरीके से इसका एक्स कंपोनेंट ये होगा और इसका वाई कंपोनेंट हो गई रिजोल्यूशन। बताएं कितना मुश्किल काम है? बेहतरीन आसान काम है। आए जरा अब इसको देखें जरा स्टूडेंट, ये हमारा सिंपल पेंडुलम है और इसका जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। ये हमारा बोब है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम चाहते हैं इसको रिजॉल्व करना, तो क्या करेंगे? देखिए जरा, एक तो ये लाइन बना दी मैंने, सही है, और एक ये लाइन बना दी। दोनों हमेशा क्या होने चाहिए? 90 डिग्री। चले भाई, अब एंगल किसके साथ बनेगा? ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, इसको खींचा हमने, इसको खींच के लंबा करा तो इसके दरमियान एंगल थीटा था तो इसके दरमियान भी एंगल क्या होगा? दैट विल बी आल्सो थीटा। और एंगल जब इसके साथ बन रहा है तो इसका ये होगा एक्स कंपोनेंट और ये होगा इसका वाई कंपोनेंट। आई होप इन दोनों एग्जांपल की मदद से मैंने आपको रिजोल्यूशन सिखा दी उसमें, आई होप। तो यहां जाके स्टूडेंट आज की ये वीडियो मैं एंड करता हूं। इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है ये सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा आगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।